गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है महाशिवरात्रि और आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है। एग्जामिनेशन अब सर पे है तो हमें एक साथ लेकर चलना होगा ताकि हम 10th और 12th के दोनों को विद्यार्थियों को क्या दे सके, एक अच्छा कंटेंट दे सके। 10th में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आपको पता होगा जो चैप्टर है, और यहाँ पर जो चैप्टर है उसका नाम है, जो क्लास 12th के लिए है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो आपको तो पता है कि क्लास 10 से एवोल्यूशन जो पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है ना। और बचा क्या है भाई? तो बच गया है केवल हम लोगों के पास क्या बचा है? हेरिडिटी। तो टोटल डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या। हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। दोनों क्लास 10th और 12th के दोनों बच्चे आप लोग बैठ जाओ और शुरू हो जाते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एग्जाम आने वाला है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मैं तो आपको कह सकता हूं कि एक प्रॉपर मॉडल पेपर करवाऊंगा जो कि इस बार आने वाले क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए एक एक मॉडल पेपर तैयार होगा और वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम मान लीजिए यहाँ पर जो क्लास 12th के हिसाब से मैंने मेंशन किया हुआ है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो भाई सबसे पहला सवाल आता है कि सबसे पहले डेफिनेशन जानना जरूरी है। कोई भी चैप्टर आप शुरू करते हो, जैसे ही हेडिंग आता है उसके बारे में कोई भी आदमी आपसे क्या पूछता है कि हाँ भाई व्हाट इज इनहेरिटेंस। अगर चैप्टर का नाम ही आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो लोग पूछेंगे ही कि इनहेरिटेंस है क्या, है ना, हेरिडिटी है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, पहला जो हमारा पॉइंट है इनहेरिटेंस, तो कहता है प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड वन फ्रॉम पेरेंट्स प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? दैट मींस कह सकते हैं कि न्यू इंडिविजुअल, एक नया नया जो जनरेशन का बच्चा होगा, है ना। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट्स से ये जो इनहेरिटेंस है, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। ठीक है, वेरिएशन क्या है भाई? वेरिएशन की बात कर ले तो डिफरेंस एग्जिस्टिंग अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ प्रोजेनी एंड आल्सो विथ पेरेंट्स। देखो वेरिएशन से मतलब यह है कि जैसे मान लो क्या हो रहा है, आपका जब जन्म हुआ है ना, तो आपके पेरेंट्स जैसे थे, जैसा क्लाइमेट कंडीशन होगा, जिस प्रकार के उस समय की स्थिति होगी, उसके अकॉर्डिंग कुछ बदलाव आप में होंगे। और आज जब आपके बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें कुछ बदलाव होंगे, है ना। क्या होगा भाई? तो आज के क्लाइमेट कंडीशन और आज के माहौल के हिसाब से उनका लाइफ स्पान कह सकते हो कि डिसाइड हो जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा इतना दिन तक जिया। कैसे? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। पहले का टेम्परेचर लेवल, आज का टेम्परेचर लेवल, आज की हवा जो है शुद्ध है अशुद्ध है, चीजें जो आप खा रहे हो मिलावट वाली हैं या बिन मिलावट की थी, पहले वाला और अब में दोनों में बहुत बात है। तो वेरिएशंस तो सर्वाइवल के लिए जरूरी ही है ना। तो टाइम टू टाइम वेरिएशन शो करते रहता है। कोई भी अगर स्पीसीज है तो उसके जो इंडिविजुअल्स होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे, उनमें वेरिएशंस होंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात कर ले जीन की, तो जीन क्या है भाई? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। एकदम कंटेंट पॉइंट को लेकर चल रहा हूं मैं, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर एक लाइन में आपको आंसर करना है जीन है क्या, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ओके, अगर हम बात करें एलील्स की, तो एलील क्या है? डिफरेंट फ्रॉम द सिंगल जीन दैट ऑक्यूपाई सेम लॉक इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां देखो, homologous chromosomes and they are responsible for the determining the trait। ये कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए है, डिटरमाइन करने के लिए, कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए। कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है भाई? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लो स्किन कलर कैरेक्टर है, हेयर स्टाइल है, बॉडी पोस्चर है, ये सब ट्रेट्स हैं, आईज कलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस की बात करें, हैज अ सिमिलर एलील फॉर अ ट्रेट ना, किसी कैरेक्टर के लिए सिमिलर एलील्स हैं तो क्या कहलाएगा? वो होमोजाइगस कहलाएगा। दूसरा है हेट्रोजाइगस। होमो का मतलब ही होता है सिमिलर, क्या होता है? सिमिलर। ठीक है, और यहाँ हेट्रो का मतलब क्या है भाई? डिफरेंट ना, तो हैज डिसिमिलर एलील फॉर ट्रेट्स। किसी कैरेक्टर के लिए डिसिमिलर होगा ट्रेट्स तो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस कहलाएगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? इनहेरिटेंस, वेरिएशन, जीन,
एलील, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि ये चैप्टर देखो सबसे पहले डेफिनेशन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे कि ये चीजें हो क्या रही हैं, है ना। अगर मान लो बायोलॉजी में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, है ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि आप उसको जानो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से अब हम लोग देख लेते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, चलो ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है हेटेरोजाइगस के बाद डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट करना मतलब क्या होता है? प्रभावी। डोमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रभावी। अगर कोई प्रभाव छोड़ रहा है, दो चीजें हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। जो मोस्ट अपीयरिंग कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। रिसेसिव मतलब होता है हाइड हो जाना, हाइड जो हो जाएगा कैरेक्टर उसको रिसेसिव कहते हैं। तो ऑल द एलील दैट एक्सप्रेस द फिनोटाइपिकली, ना दैट मींस फिनोटाइपिकली मतलब क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर जो है डोमिनेंट एलील जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन को अपीयर करा रहा है, फिनोटाइप रेशियो में होता क्या है? अपीयरिंग कैरेक्टर, अपीयर जो दिख रहा हो, है ना, वो डोमिनेंट है। जो छिप जाएगा वो क्या होगा? वो रिसेसिव होगा, ठीक है। इस चीज को एकदम ध्यान रखना है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, रिसेसिव। रिसेसिव अभी मैंने जस्ट बताया, रिसेसिव मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही है हाइड हो जाना, ठीक है, हाइड हो जाना। हाइड मतलब क्या है भाई? हाइड मतलब ये समझ लो कि हाइड मतलब क्या है? छुपना, जिसका कैरेक्टर क्या हो जाता है? छुप जाता है ना। और अपीयरेंस के लिए अगर बेसिकली आप समझ लो कि रिसेसिव एलील्स की बात कर ले, रिसेसिव मतलब ही आपको पता होना चाहिए कि रिसेसिव मतलब क्या होता है? हाइड हो जाना, कैरेक्टर का छुपना, है ना, ठीक है। द एलील्स व्हिच फॉल्स फेल्स एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। फेल्स मतलब क्या हुआ भाई? जो अपने हेटेरोजाइगस कंडीशन को क्या नहीं कर पा रहे हैं? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, तो क्या है वो रिसेसिव कहलाएंगे, ठीक है। डोमिनेंट तो आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है भाई? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है? वो कैसे अपने आप को शो ऑफ कर पा रहा है, दिखा पा रहा है, वो क्या कहलाएगा? फिनोटाइप। जैसे कि 3:1 ये जो रेशियो है फिनोटाइप है। 1:2:1 जो है ये एक रेशियो है, ये है आपका क्या? जीनोटाइप है। अभी आगे बताएंगे। तो जीनोटाइप क्या है भाई? जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप द इंडिविजुअल, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर की बात है ये। जीनोटाइप रेशियो जो होगा वो जेनेटिक होगा। चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स समझो और देखो और जानो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स which differ for a pair of allele or character। क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में होगा, एंड विच डिफर फॉर अ पेयर ऑफ एलील कैरेक्टर्स, जो क्या होंगे? एलील कैरेक्टर से डिफरेंस रखते होंगे एक दूसरे से, उसमें होगा, है ना। दूसरा बात कर ले, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर फॉर टू पेयर ऑफ एलील कैरेक्टर। टू पेयर ऑफ, ए फॉर अ पेयर ऑफ था यहाँ पे क्या है? टू पेयर, दो पेयर्स ना, तो क्या कहलाएगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस। सबका एग्जांपल सेट किया हुआ है मैंने, सब कुछ बताएंगे। पहले आप एक लाइन से डेफिनेशन को समझ लीजिए कि है क्या ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे क्या है भाई? आगे क्या है? चलिए तो आगे जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल जो थे, ग्रेगर जोल मेंडल जो थे ना, उन्होंने तीन कह सकते हो आप, उन्होंने दिया था, प्रिंसिपल दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये जो तीनों था वो किस पे बेस्ड है वो इसमें भी बात करेंगे, जिसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस पे है, ठीक है। चलो लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लो। इन हाइब्रिड द एलेलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट is the heterozygous condition, one of the allele expressed phenotypically and is called dominant। ना कहता है कि इन हाइब्रिड, एक जब हाइब्रिड कराएंगे, द एलेलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट, वो कैरेक्टर्स के लिए एलेलिक पेयर ही क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इन हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। एंड वन ऑफ द एलील एक्सप्रेस फिनोटाइपिकली, उसमें से कोई एक जो होगा एलील वो क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा फिनोटाइपिकली, दैट मींस अपीयरिंग के साथ, ठीक है। एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट, और उसी कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक टी है, ये टी है ना, मान लो दो ले लो,
सॉरी, चलिए। तो इसमें अगर एक हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया, ये मान लो कि ये हाइब्रिड हो गया, है ना। अगर हम लोग इसकी बात कर लें, चलो नहीं नहीं, इसको नहीं लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, रुको बता रहे हैं, इसको नहीं। चलो देखो, अगर मान लो ये क्या है, ये टॉल है, टॉल कैरेक्टर है। ये क्या है भाई, ये शॉर्ट है ना। तो अगर ये प्योर आएगा तो डेट मीन्स ये दोनों हमेशा क्या आएगा, साथ में आएगा। अगर टॉल आएगा तो ये दोनों क्या आएगा, दोनों साथ में आएगा। डेट मीन्स ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। अगर ये इसको डोमिनेट करता है, ये इसको डोमिनेट करता है, तो क्या होगा, वो टॉल जो होगा, टॉलनेस जो होगा वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, और जो शॉर्टनेस है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग नीचे बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद आगे देख लो, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है भाई, इसके लिए कुछ कुछ और लाइन यहाँ मेंशन है, व्हाइल द अदर फेल्स टू एक्सप्रेस एंड इज कॉल्ड द रिसेसिव एलिल्स। जो फेल हो जाता है, दैट मींस जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव। और सो द प्रोजेनी रिसेंबल ओनली वन द पेरेंट्स डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, ये इसके लिए है, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, in a hybrid the allelic pair responsible for the trait in heterozygous condition, neither of the allele is recessive nor dominant, produce an intermediate ना phenotype of the parents। इसमें क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कह रहा है कि ये हाइब्रिड में जो है पेयर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट तो होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, नाइदर ऑफ द एलील इज रिसेसिव नॉर डोमिनेंट, ना तो रिसेसिव होगा ना तो डोमिनेंट होगा, प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का कंडीशन होगा, एंड फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। तो वहां पे ना तो वो पूरी तरह से डोमिनेट करेगा ना पूरी तरह से रिसेसिव करेगा, तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाओ, आगे देख लो। नेक्स्ट वन है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। ये चीजें आप समझो, कोडोमिनेंस में क्या है भाई, इन हाइब्रिड द एलीलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज एन हेटेरोजाइगस कंडीशन, नाइदर ऑफ द एलील इज रिसेसिव नॉर डोमिनेंट, द एक्सप्रेस, यहां से मेंशन कर लोगे, द एक्सप्रेस साइड बाय साइड एंड प्रोड्यूस फिनोटाइप रिसेंबलिंग बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉफी। ये क्या है, मल्टीपल इफेक्ट ऑफ द सिंगल जीन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मल्टीपल एलील क्या है, टू और मोर एलील फ्रॉम द सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ट्रेट, उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल एलील्स, ओके। फिर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसमें है 2 और 3 जीन गवर्न अ सिंगल ट्रेट ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है भाई, एलील प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम ना, एलील प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स इनहेरिट अलोंग विद द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या है, एक्स वाई एक्स एक्स, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स है ना, ये तो पढ़ा ही होगा, आपने पढ़ा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये देख लो भाई, अब आ जाओ इनके पास, इनसे मिलो थोड़ा। चलो यही है वो जिनसे ये पूरा लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस सब कुछ उन्हीं से बना हुआ है। ये है एक साइंटिस्ट, क्या नाम था इनका, हम लोग इनको बोलते हैं जी जे मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक, ये एकदम मार्क करो, फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। He was the first one to demonstrate mechanism of transmission of character from one generation to next by working on garden pea. He situated 7 contrasting character, कितना character, 7 contrasting character,
देखो मेंडल जो थे, ग्रेगर और मेंडल जो थे ना, उनको नेचुरलिस्ट भी कहते थे। देखो इनको मन तो बेचारे को पढ़ने में बहुत ज्यादा लगता नहीं था। बाद में ये जो है चर्च में जाके पादरी वगैरह बन गए थे, है ना। तो इनको क्या था कि जब ये बेसिकली अपने वहीं के चर्च में ही गार्डन में देखा, इन्होंने पी को देखा, पी को ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाई दिए, तो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने पी को ही चुना। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने बाद में आइडेंटिफाई किए कि हाँ ये कैरेक्टर्स जो है लेकर आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने शुरू में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे थे। बहुत लंबा चौड़ा इनका स्टोरी रहा। अपने टाइम में ये बेचारे फेमस भी नहीं हुए। बाद में इनके जो इन पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, तब पता चला कि नहीं नहीं, इन्होंने जो इतना अच्छा चीज दिया था वो जो है ऐसे ही चला गया। तो बाद में इनको जो है कह सकते हैं कि वैल्यू दिया गया। बाद में इनको इनके जो प्रिंसिपल थे उस पर बात की गई, है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। ठीक है, जो क्या बताया भाई, मैकेनिज्म ऑफ, यह मेंशन करो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, बाय वर्किंग गार्डन पी। किस पे काम किया? गार्डन पी पे। ठीक है, पिजम एस्टिवम, पिजम एस्टिवम उसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये तो क्वेश्चंस है, वो तो हम करवाएंगे ही। चलो अब है भाई वही 7 ट्रेट्स, 7 क्या थे, 7 ट्रेट या 7 कैरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, अब क्या है, पहला सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर और स्टेम हाइट। ये 7 कैरेक्टर ट्रेट्स, ये 7 ट्रेट्स उन्होंने चुना। अब है डोमिनेंट और रिसेसिव, इसमें देख लो। तो राउंड हो गया, डी मान लो। राउंड क्या है, राउंड ये मान लो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। इसको आर मान लो। रिसेसिव रिंकल्ड हो जाएगा, येलो भी डी है। ये ग्रीन क्या है, रिसेसिव है, ये भी आर है ना। पर्पल क्या है, डी डोमिनेंट है। व्हाइट क्या है, रिसेसिव है। अगर एक्सियल की बात करें तो क्या है, एक्सियल, एक्सियल क्या है, फ्लावर पोजीशन, एक्सिस पे लगेगा तो एक्सियल है, तो डी है। टर्मिनल पे लगेगा तो क्या है, रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड अगर है, इन्फ्लेटेड है, दैट मीन्स कह सकते हो कि अच्छे से खुल रहा है, तो इन्फ्लेटेड है तो मतलब क्या है भाई, डोमिनेंस है। अगर कंस्ट्रक्टेड है तो और रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। ग्रीन है तो डोमिनेंस है, येलो है तो रिसेसिव कैरेक्टर है, टॉल है तो डोमिनेंस है, और ड्वार्फ है तो क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए और इस पर उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट किया। तो पता क्या चला टोटल कि कैसे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये मेंडल के 7 कैरेक्टर्स थे। इसको याद रखना, जनरली पूछ देता है कि भाई से मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर चूज किए, किस पर उन्होंने वर्क किया, और दूसरी बात यही 7 कैरेक्टर क्यों चूज किया गया, तो उसके बारे में नीचे मेंशन किया हुआ है। आप देखो आगे बताते हैं। चलो पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन जनरली बनता ही है कि एकदम समझ जाओ वीवीआई है, वीवीआई कह लो भाई। ये है क्या, कहता है रीजन फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट पाइजम एस्टिवम, ये साइंटिफिक नेम है फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। क्यों भाई, तो इट इज एनुअल प्लांट। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक एनुअल प्लांट है ना, जो साल भर में 2-3 बार लगा सकते, 2 बार लगा सकते हो, 3 बार लगा सकते हो। a short life cycle, so several generation can be studied with a short period। कम पीरियड में जो है वो क्या कर सकते हैं, इसके कई जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं, है ना। और क्या कारण रहा, हैज इजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, इनके जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर है उनको आसानी से क्या किया जा सकता था, ऑब्जर्व किया जा सकता था, है ना। हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी एक बड़ा बात है भाई कि झंझट नहीं है पॉलिनेशन कराने का, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल समझते हो ना, बाइसेक्सुअल दैट मींस जिसमें मेल और फीमेल पार्ट ऑफ सेक्सुअल कह सकते हो, पार्ट ऑफ फ्लावर जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो हिबिस्कस, ये भी हो गया, है ना। हेंस प्रोड्यूस प्योर लाइन बाय नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, ये खुद से पॉलिनेशन करा सकते हैं। और आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली कैरिड आउट, और इसमें क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है। तो ये सब मेंडल्स की पीस पाइजम एस्टिवम यानी मटर के पौधे को चुनने का कारण रहा था। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि क्या कारण है, कि क्या रीजन है कि उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया, तो आप ये मेंशन कर लेना।
ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, 2 ये हो गया, थर्ड ये हो गया और 4 ये हो गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं जो कि जनरली इतना ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं, उतना आप मेंशन कर लो, इतना ये 4 कैरेक्टर हैं जो कि क्या करना है, अगर पूछ दे रीजन फॉर सेलेक्टिंग तो आप ये मेंशन करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कहता है कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन 1865, 1865 में ही उन्होंने कर दिया था, बट इट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 तक, 1900 तक उनको कोई पता नहीं था उनके बारे में लोगों को। और देयर वाज नो वाइड पब्लिसिटी ऑफ हिज वर्क एंड मैथमेटिकल अप्रोच ही यूज्ड टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल phenomenon to was new to biologists, and factor responsible for the trait were considered as a stable and discrete unit. This was not acceptable because the nature continuous variation and incomplete dominance was seen. जनरली इनके वर्क पे बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन बाद में जो है इनको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया कि हाँ ये बातें उन्होंने जो कहा था वो आई थिंक सही थी। ठीक है, चलिए उनके कुछ कैरेक्टर्स जो उनके जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और उस पर काम किया, वो क्या है भाई, चलो ये देख लो कौन कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इनके कहता है केमिकल नेचर ऑफ फैक्टर वाज नॉट एक्सप्लेन। देखिए इसमें प्रॉब्लम यही था कि कुछ चीजें छूटी हुई थी, है ना। तो नोट है 3 साइंटिस्ट थे, डिवेरिस और कॉन्स एंड वॉन टेस्मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल लॉ इन 1900। मेंडल के लॉ को इंडिपेंडेंटली इन्होंने क्या किया, खोजा, है ना। ठीक है, इस पर उन्होंने काम भी किया। ठीक है, चलो अब मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेंगे है क्या। तो मेंडल्स लॉ की बात करें और यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला ही आता है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर ना, फैक्टर्स पे है एंड फैक्टर अकर इन अ पेयर, जो भी फैक्टर होंगे वो क्या है, पेयर में होंगे, है ना। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट एंड अदर आर रिसेसिव। मान लो कि ये आता है, अगर मान लो ये है तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है ना। ठीक है, ये डी हो गया और ये आर हो गया, है ना। ठीक है, इन हाइब्रिड द एलिलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन ऑफ द एलिल एक्सप्रेस फिनोटाइपिकली, यहाँ मेंशन किया हुआ मैंने पहले मार्क कर दिया, एंड इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। जो फिनोटाइपिकली है दैट मींस जो अपीयरेंस में है, जो अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो डोमिनेट कर चुका है वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट एलील कहलाएगा। व्हाइल द अदर फेल्स टू एक्सप्रेस, जो अगला है जो एक्सप्रेस करने में फेल हो चुका है इज कॉल्ड रिसेसिव एलील, उसको क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। एंड सो द प्रोजेनी रिसेंबल ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स ना इज डोमिनेंट फिनोटाइप, इसीलिए ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। समझ में आया। इसमें सिंपल सा बात आप समझ लो कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स पे टोटल चीजें डिपेंडेंट है ना, और डिसिमिलर पेयर होते हैं। ठीक है, एक आपका डोमिनेंट होगा तो एक रिसेसिव होगा। ठीक है, फिर कहता है इन हाइब्रिड द एलिलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट ना, एलिलिक पेयर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेट्स के लिए यानी कैरेक्टर्स के लिए। और वन ऑफ द एक्सप्रेस फिनोटाइपिकली, अगर एक क्या करता है फिनोटाइपिकली दैट मींस अपीयरेंस दिखाता है तो डोमिनेंट है, और जो फेल हो जाता है दिखाने में वो क्या कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, सेकंड जो लॉ ऑफ सेग्रेशन है, लॉ ऑफ सेग्रेशन देख लो। लॉ ऑफ सेग्रेशन कहता है इन हाइब्रिड देयर आर हेट्रोजाइगस यानी डिसिमिलर, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, डिसिमिलर ना एलील, दिस एलील रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग ना with each other and time to gamete formation they separate out, so only one allele enters each gamete, एक ही gamete जो है वो इंटर करता है। because of this F2 generation both parent phenotypes are observable in 3:1 ratio ना in monohybrid cross, monohybrid cross का जो phenotype ratio है वो 3:1 है। ये फिनोटाइप है, पीएच मान लो, और जीएन मान लो, जीनोटाइप जो है 1:2:1 है। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो है। ठीक है, ये समझो।
चलो, अगर हम लोग बात करें पेरेंट्स की, तो टॉल और ड्वार्फ, यानी इसको शॉर्ट और टॉल भी कह सकते हो, ये है हमारे एलिल्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो ये ले लो टॉल, और ये हमारा शॉर्ट, ठीक है। तो ये टॉल से और ये शॉर्ट से, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एवरेज प्लांट बना, यानी ये हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है। ओके, ठीक है। इसमें समझ में आ रहा है? ये F1 जनरेशन में ये गैमिट्स हैं, ये दोनों गैमिट्स हैं, और ये जीनोटाइप कह सकते हो, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है, टी की टॉलनेस और ये शॉर्टनेस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? एवरेज, यानी हाइब्रिड, ठीक है। चल, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जो आगे बन रहा है वो देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट देख लो, ये देखो, सेल्फिंग ऑन ऑफ F1 हाइब्रिड। तो ये तो क्या हुआ, ये हाइब्रिड ही है, ये भी हाइब्रिड है। अब उसमें अगर हम आगे बात करें तो ये टॉल, ये शॉर्ट, तो एक प्योर टॉल ना, प्योर शॉर्ट, टॉल, और ये प्योर शॉर्ट, ठीक है। ये गैमेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक थोड़ा सा मिस हमको लग रहा है ना, यहाँ पे होना ये चाहिए टी पूरा, ठीक है। ये तो हो गया, दो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होंगे भाई, तो दो ये होंगे, ठीक है, ये होंगे, एक प्योर टॉल, एक प्योर शॉर्ट, और दो क्या होंगे, हाइब्रिड, दो होंगे हाइब्रिड, जैसा कि आगे मेंशन है, देख लो, ठीक है। चल, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेंशन है ना, यहाँ देखो, चलिए, टॉल, 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 ड्वार्फ ना, ये चार कैरेक्टर आ रहे हैं कि 3:1 का रेशियो बन रहा है। जैसे सिंपल सा बात जानो कि क्या है भाई, तो ये एक प्योर टॉल आया है, ये एक एवरेज, ये भी एवरेज, और ये ड्वार्फ है ना। ये दोनों टॉल कैरेक्टर हैं, लेकिन ये क्या है, ड्वार्फ है। तो आप यहाँ पे 3:1 का रेशियो बन रहा है ना। F2 जनरेशन में अगर रेशियो की बात करें 3:1, और जीनोटाइप में 1:T:1, टी और ये, ठीक है। दो एवरेज, ये वाले दो एवरेज आएंगे, एक प्योर टॉल, यहाँ देखो, एक प्योर टॉल हो गया, और अगर ये 1 हो गया ना, अगर 2 की बात करें तो 2 ये वाले, ठीक है, और फिर 1 की बात करें तो एक ये वाला, ये हो गया 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशियो हो गया, ठीक है। चल, आगे आ जाओ। कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो दोनों मोनोहाइब्रिड पे था, लॉ ऑफ सेग्रेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगला जो कैरेक्टर आपका, अगला जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें कहता है दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स ना traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of trait is independent of the other pair of traits। और क्या बना सकते, लिखा हुआ है, in dihybrid cross the plant differ for two pairs of allele traits at the time of gamete and formation of the allele responsible for the traits separate independent of other pair of allele of the other traits। जनरली यूँ समझ लो कि ये जो लॉ है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग ये है, कहता है दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर्स, दो पेयर्स की बात हो रही है, एंड ट्रेट्स आर कंबाइंड, जब कंबाइन होंगे ना इन हाइब्रिड, सेग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो मेंशन है, सेग्रेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंटली क्या होगा, एक पेयर सेग्रेट करेगा ऑफ द अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स, जो अदर पेयर के ट्रेट्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे उससे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो बहुत सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये देख लीजिए, ये कैरेक्टर तो आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए देखा ही होगा। ये एकदम आसान और आसानी है, यूं समझ लो। देखो, ये क्लास 10 और 12 दोनों के लिए है, एक बात ध्यान रख लेना, ये दोनों के लिए है, ठीक है। प्योर ब्रीडिंग ऑफ राउंड येलो सीड, ठीक है, प्योर ब्रीडिंग ऑफ व्रिंकल ग्रीन सीड,
है ना, राउंड येलो सीड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, राउंड येलो आर वाई, है ना, और यहाँ पे व्रिंकल्ड है, ठीक है, आर वाई ना, यहाँ पे क्या मिल गया इनको, आर आर वाई वाई, ये कैपिटल वाई हो गया और ये स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। राउंड येलो सीड सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना, पेरेंट्स पेरेंटल गैमेट्स, और फर्स्ट जनरेशन F1 की बात करें तो यहाँ आगे हो क्या रहा है, देखो आर वाई आर आर वाई, ये जो आप चार देख रहे हो इसको चुपचाप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये बस बन के आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर क्या बनेगा, कैरेक्टर क्या बनेगा, यहाँ देखो 9 जो है, 9 जो है, इसमें 9 काउंट करो, 9 काउंट करो, देखो कहाँ कहाँ 9 येलो और राउंड है, तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या हो गया, 9 हो गया येलो राउंड, ठीक है। 3 क्या है भाई, चलो अब देखो, यहां देख लो भाई, सेकंड में येलो और व्रिंकल्ड, येलो और व्रिंकल्ड देखो, 1 एक हो गया, 2 और 3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 3 क्या है, 3 है येलो व्रिंकल्ड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 3 ग्रीन राउंड, 1 2 3, ठीक है, तो 3 और क्या है, यहां लिख देते हैं, 3 और क्या है, ये है आपका ग्रीन राउंड, और अगला क्या है, ग्रीन व्रिंकल्ड, तो 1 होगा ये, 1 क्या है भाई, ग्रीन व्रिंकल्ड, ठीक है। ये कैरेक्टर देख लो, ये जो है सेकंड जनरेशन यहां से आगे है, ठीक है, ये आपका टोटल यही इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्लास 10 और 12 दोनों के बच्चे, आप ध्यान दो, इस पर फोकस करोगे, ठीक है। चलो 9:2, यहाँ क्या रेशियो बनेगा, 9:3 3:1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लो क्या है, देखो और अच्छे से समझ लो। When pea plant bring a round yellow seed, round yellow, and cross with wrinkled green. Now, pea plant in F1 generation, round yellow seed are produced. क्या बनेगा, round yellow seed produced होंगे। When F1 hybrid are self into F2 generation, we get parented as well as new combination. हम लोग न्यू कॉम्बिनेशन देखेंगे 9:3:1, दिस बिकॉज द एलील ऑफ सीड कलर ए शॉर्ट इंडिपेंडेंट। मैंने पहले ही बोला था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस किस पर डिपेंडेंट है, ये प्रॉपर किस पर है, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट ना, ठीक है, टू द सीड शेप। चलिए क्या है भाई, पेरेंट कौन कौन थे, तो राउंड येलो और व्रिंकल्ड ग्रीन, ठीक ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। तो ये राउंड येलो के लिए कैपिटल सब ले लिया, ये व्रिंकल्ड ग्रीन के लिए, अब आर वाई और आर वाई से बने क्या, ये आर आर वाई, मतलब राउंड येलो यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, देखो यहां देखो, यहां तक तो हो गया F1 जनरेशन में, आगे बढ़ो, यहां देखो, तो F1 जनरेशन में आपका ये आया, ठीक है, सेल्फिंग F1 हाइब्रिड होगा, राउंड येलो भैया, राउंड येलो ना, तो ये आ गया आपका। अब गैमेट्स की बात करें तो आर वाई ये कैपिटल हो गया, ये कैपिटल स्मॉल हो गया, ये आर आर वाई हो गया, ठीक है, आर वाई और आर वाई आ गया, ठीक है। चलो अब ये जो इसका कैरेक्टर देखो सेम वही है, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा जो है एक टेबल बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लो, ये बना हुआ है, अभी ऊपर भी मैंने बताया था, यहां भी टेबल बना दिया है, ये देखो F2 जनरेशन में क्या बन के आएगा, F2 जनरेशन
ठीक है, F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में तो वो आया था, अब F2 जनरेशन में आर वाई यहाँ देख लो, ये सिंपल सा बात है, कोई बड़ा टेक्निक नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे राउंड एलो आर वाई, ये देखो येलो के लिए दोनों दोनों कैपिटल है, ये येलो के लिए है और ये राउंड के लिए है। ठीक है, अगर हम बात करें, यहाँ देखो सिंपल सा एकदम कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको 9:3:3:3:3:1 9:3:3:3:1 आएगा। ठीक है, राउंड एलो वहां भी काउंट किया था, 1 2 3 4 5, यहाँ भी है 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 आया। अब इस एक और देख लो, राउंड ग्रीन 1 2 2 2 2 2, राउंड ग्रीन कहाँ गया भाई, राउंड ग्रीन दिख रहा है कहीं, 2 तो मिल गया। हाँ ये क्या, हाँ राउंड ग्रीन, 1 मिनट, ये क्या हो गया, रुक जाओ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया था हमारा 9, है ना। फिर आया था 3, क्योंकि ये 1 2 3। ठीक है, फिर व्रिंकल्ड ये भी 3 है, और फिर ये सिंगल है बेचारा, व्रिंकल्ड येलो 1। तो हो गया ना 9:3:1। ठीक है, ये समझो, इसको करके कर लेना है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल सा बात है कि आपको देखना है कि जो सेकंड जनरेशन में सिंपल सा कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, कितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। राउंड और येलो क्या है भाई, राउंड क्या है, राउंड सीट का शेप हो सकता है ना। अगर कलर की बात करें तो कलर येलो हो सकता है। अगर इसी में डोमिनेंट और रिसेसिव की बात कर लो तो मैंने पहले ही डोमिनेंट और रिसेसिव तुमको बता दिया है, राउंड है तो डोमिनेंट है, व्रिंकल्ड है तो रिसेसिव है ना। अगर येलो है तो क्या है, डोमिनेंट है, ग्रीन है तो रिसेसिव कैरेक्टर है ना। ठीक, चल अब यहां देखो क्या है भाई, वही कितने का क्या क्या आ गया, यहां देखो 9 आया, राउंड येलो सीट, राउंड ग्रीन सीट 3 आया, व्रिंकल्ड येलो सीट 3 आया, व्रिंकल्ड ग्रीन सीट 1 आया। ठीक है, ये है, इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझोगे सब सही से बना लोगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। बहुत सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो, वर्कआउट लाइक अबव एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभी मैं बनवाऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले जरूरी है इसको कंप्लीट करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, इसमें तो कुछ खास था नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या है देख लीजिए, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहता है, मैंने वहां बताया था, इन अ हाइब्रिड द एलिलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन नाइदर ऑफ द एलील रिसेसिव नॉर डोमिनेंट। ये लाइन आपको याद रखना होगा, क्या भाई, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात हो रही है तो हमें ये लाइन मेंशन करना होगा, नाइदर ऑफ द एलील रिसेसिव और नॉर डोमिनेंट ना, कोई रिसेसिव नहीं, कोई क्या नहीं होगा, डोमिनेंट नहीं। दे पार्शियली एक्सप्रेस एंड प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट फिनोटाइप, दोनों के बीच का फिनोटाइप होगा ऑफ द पेरेंट इन F1 जनरेशन में। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए है। ठीक है, चलिए, बहुत सारा कुछ है अभी आपको देखना है, लेकिन उससे पहले ये कैरेक्टर्स यहाँ देख लो, ये जो है एक एग्जांपल दिया हुआ था, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, और ये जीनोटाइप रेशियो, ये आप देख लो, कुछ खास नहीं है, सब जानने वाली चीज है। ठीक है, सेल्फिंग इन हाइब्रिड यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, F2 जनरेशन के लिए बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, चलो, और क्या है, more than two alleles of the gene determine the certain traits like blood group in a human, this alleles is called multiple allele। देखो बहुत सारा पॉइंट यहाँ मेंशन हुआ है, ये देख लो, इसको भी देखना जरूरी है ना। कहता है मोर देन टू एलील्स, मार्क किया हुआ है,
ऑफ जीन डिटरमाइन द सर्टेन ट्रेट लाइक ब्लड ग्रुप इन अ ह्यूमन। ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है। दिस एलील्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ दिस एलील्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ जीन आई हैज 3 एलील्स, ये तो अभी, बट an individual specific blood group possesses only 2 of such alleles ना। genotype of the 4 blood group are, ये एंटीजन से है, ए एंटीजन बी एंटीजन ना, उसके अकॉर्डिंग है, बात करेंगे इस पे। एक मिनट, ये कोडोमिनेंस देख लो। कोडोमिनेंस के लिए क्या है भाई? कोडोमिनेंस देख लो थोड़ा। कोडोमिनेंस में क्या है? इन हाइब्रिड द एलिलिक पेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन नाइदर ऑफ द एलील इज रिसेसिव नॉर डोमिनेंट। यहाँ भी आपको कोडोमिनेंस में बताया हुआ है कि नाइदर क्या होगा? रिसेसिव और नॉट डोमिनेंट, दे एक्सप्रेस साइड बाय साइड। ये साइड बाय साइड प्रोड्यूस करते हैं फिनोटाइप रिसेंबलिंग द बोथ पेरेंट्स ना। एग्जांपल इन एबी ब्लड ग्रुप बोथ ए एंड बी जीन इक्वली इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए और बी। दोनों जो है ए और बी दोनों एंटीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, ये ह्यूमन में होगा। पेरेंट्स का मान लो एग्जांपल के लिए देख लो कितना इजी है। फादर का अगर एंटीजन ए ग्रुप है और मदर का बी ग्रुप है तो होगा क्या? इसका अगर जीनोटाइप निकालो तो ये ए और बी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप यहाँ भी आप देख सकते हो कैसे बनता है। ठीक है, चलो और कुछ खास है? ए बी ग्रुप वो बन गया, ये तो आंसर हो गया है ना। ह्यूमन ब्लड देखो यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कहता है ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ए ना मैरिड वुमन विथ बी, दे हैव अ सन विथ अ ए बी ब्लड ग्रुप and daughter with blood group O, work out the cross and show the possibility of such inheritance। कह रहा है कि अगर एक पिता जो है वो मैरिड, एक लड़का जो मान लो है मैरिड होता है तो पिता ही होगा, ए ग्रुप का है और उसकी शादी बी ग्रुप के किसी लड़की से हो जाता है तो दे हैव अ सन विथ अ ए बी ब्लड ग्रुप एंड डॉटर विथ ब्लड ग्रुप ओ। देखो उसके बच्चे का जो ग्रुप हुआ वो ए बी हो गया, लेकिन जो लड़की जन्म हुई उसका ओ ग्रुप हो गया। वर्क आउट द क्रॉस एंड शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सच इनहेरिटेंस। बताना है उसके बारे में। क्या है भाई? तो सिंस सन हैज ब्लड ग्रुप ए बी एंड डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, देन द पॉसिबल ऑफ जीनोटाइप ऑफ द मैन वाइल ना एंड द फीमेल वाइल आई बी, दिस डिजायर्ड क्रॉस विद वुड बी एज फॉलो। कैसे होगा? यहाँ देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये देख लो। चलो ये मैन के लिए है, ये वुमन के लिए है। ए और बी देख के कंफ्यूज मत होना, ये एंटीजन है। ठीक है, गैमेट्स की बात कर लें। F1 जनरेशन में ये रहा बी, ठीक है, बी ए बी ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी था। ठीक है, ये ए हुआ, ये ओ हो गया। क्यों भाई? तो दोस्तों F1 प्रोजेनी कैन हैव ऑल द 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप ना, ए बी, और ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी और ए बी ना एंड ओ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चांसेस बनते हैं यहाँ हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, चलिए ये तो इसका एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था ये? किसका एग्जाम्पल है? ए बी ब्लड ग्रुप का ना। इसमें क्या था? ये किसमें क्या था? कोडोमिनेंस के लिए था ये। चलिए आगे बढ़ जाइए, सबका एग्जाम्पल मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए। पहला है, यहाँ देख लीजिए, प्लियोट्रॉफी। ठीक है, इसमें क्या है? मल्टीपल इफेक्ट, अ सिंगल जीन इज प्लियोट्रॉफी, दैट मींस अ सिंगल जीन इज एबल टू कंट्रोल द मोर देन 1 और 2 ट्रेट्स। एक ही जीन जो है एक से ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकता है। कैसे भाई? एग्जाम्पल इन अ पी प्लांट, सिंगल जीन कंट्रोल अ शेप ऑफ द सीड एज वेल एज साइज ऑफ द सीड। शेप और साइज दोनों को कर रहा है ना। इट हैज 2 एलील्स बी बी, मान लो कि
शेप भी है और साइज भी है दोनों को, ठीक है। बी इज मोर एफिशिएंट इन अ स्टार्च सिंथेसिस देन बी, सो बी इज डोमिनेंट ओवर बी। ये कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट हो गया और ये जो है रिसेसिव हो गया, है ना। राउंड लार्ज सीड ना और व्रिंकल्ड स्मॉल सीड, मान लो एक एग्जांपल बन जाएगा, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये क्या है, डोमिनेंट है। जीनोटाइप बी बी, ये छोटा स्मॉल वाला बी। अब दोनों का बन के क्या होगा, आगे देख लो, आगे का क्या होगा, बेबी होगा, राउंड मीडियम सीड बनेगा। एफ, ये देखो सिंपल सा बात है कि ये क्या बनेगा, F1 जनरेशन में राउंड मीडियम सीड बनेगा। अगर आगे थोड़ा सा बढ़ लो, अगर F2 जनरेशन में देखो इसको, राउंड मीडियम से ये क्या बना लेगा भाई F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में सेम चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखा हुआ है सब कुछ उसी के रास्ते पे चला हुआ, कोई अलग नहीं है, तो इस पे हम लोग को ज्यादा विशेष नहीं। ये मान लो डोमिनेंट है ना और रिसेसिव दोनों, अगर दोनों कैरेक्टर शुरू हुए तो यहाँ कैपिटल कैपिटल, यहाँ से ये ले लिया तो ये टॉल हो गया, प्योर मान लो, प्योर अगर कह लें तो इसको प्योर कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हाइब्रिड होगा और ये क्या होगा, ये रिसेसिव हो जाएगा, आर लिख दो, रिसेसिव। रिसेसिव या शॉर्ट कह लो, जिसमें कैरेक्टर हाइड हो गया हो, ठीक है। यही है, बोर्ड पे क्लियरेंस है, थोड़ा देख लो उसके बाद क्लियर करते हैं।